हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होती हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी क्लाइमेट पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हम बात करेंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी क्लाइमेट को, इसका जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पहले से पढ़ते हुए भी आए हैं, जो हमारी लोअर क्लासेस होती थी। तो बेसिकली जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। मतलब ये है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पर यूनिट एरिया पर कितना जो है फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड अगेंस्ट द सरफेस बाय द वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अबव द अर्थ सरफेस। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं इस अर्थ सरफेस पे, वो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मिलीबार। इसको हम मिलीबार में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसकी जो यूनिट्स होती है वो एमबी होती है, मिलीबार होती है। और द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 1013.2 मिलीबार। जो सी लेवल पे जो प्रेशर माना गया है वो 1013.2 मिलीबार माना गया है। द प्रेशर एट पॉइंट एक्स shown in figure increases as the weight of the air increases. That atmospheric pressure is not distributed uniformly over the earth। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एयर का वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी मान के चलिए हमारे ऊपर ही मान लीजिए कि हमारे ऊपर जितना ज़्यादा एयर का वेट होगा उतना ही ज़्यादा एयर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एयर का वेट सबसे अधिक कहाँ होता है, सरफेस के पास होता है। तो सरफेस के पास जो है एयर का वेट ज़्यादा होता है, सरफेस पे जो है एयर क्या करेगी, सबसे अधिक प्रेशर लगाएगी। ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है अर्थ के ऊपर, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है और हमारी जो ह्यूमिडिटी होती है उसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द अर्थ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द प्रेशर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अर्थ। और जो प्रेशर होता है वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एयर में कितने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस वाले एग्जाम्पल को हम लेते हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, अर्थ की सरफेस है। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा, तो इसके ऊपर जितनी भी एयर होगी, एयर इसके ऊपर जो होगी ज़्यादा मात्रा में होगी। अगर हम ये कॉलम ले लें एयर का, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये अगर ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो अधिक मात्रा में होगी, अधिक कह सकते हो मात्रा में होगी। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी हम जैसे ही एल्टीट्यूड पे बढ़ते हुए जाएंगे, तो जैसे ही हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो वैसे ही क्या होगा कि एयर की जो डेंसिटी होगी वो हमारे ऊपर कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अगर इसके ऊपर एयर की बात करें तो एयर यहाँ पर कम मिल रही है। तो एयर यहाँ पे कम मिलेगी तो इसके ऊपर जो लगेगा प्रेशर यहाँ पर कम लगेगा। और यहाँ पर देखो एयर के जो पार्टिकल से ज़्यादा थे तो यहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा लग रहा था। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि जैसे ही हम हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, हमारा प्रेशर भी कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस के पास में प्रेशर जो है हाई होता है और जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो प्रेशर हमारा लो होता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज द एयर एक्सपेंड्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर द यूनिट एरिया। तो जैसे ही यहाँ पे देखो टेम्परेचर, देखो अब हमारा जो प्रेशर होता है ना, मैंने बताया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही किसी एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो एयर एक्सपेंड करेगी। जब एयर एक्सपेंड करेगी तो वहाँ पर जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई भी ये सरफेस है और यहाँ पर हमारा
ये एयर है, अगर इसको हम ये हमारी हीट हो जाती है यानी वार्म हो जाती है, तो वार्म होकर के तो इसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। और जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे एयर कम हो जाएगी, एयर कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर क्या करता है, जब बढ़ेगा तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। एक के बढ़ने पे क्या होता है, दूसरा घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एयर एट द सरफेस इज डेंसर ड्यू टू ग्रेविटी एंड हैंस हैज़ ए हायर प्रेशर एट द सरफेस। तो मैं ये बता ही चुका हूँ, जो एयर होती है वो सरफेस के पास में क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर हम ऊपर की तरफ हम जाएँगे तो वहाँ पर प्रेशर आपको कम मिलेगा। तो प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट एनी एलिवेशन। जैसे ही हमारा जो एलिवेशन है वो चेंज होगा, उसी तरीके से हमारा प्रेशर भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और इसको जो मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ बात कर लें कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैसे होता है। तो ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होगी, एयर की डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। So the relationship between altitude and atmospheric pressure is peculiar. Peculiar means कि ये जो होता है कि जो इनमें जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है, ठीक है। द अपर एटमॉस्फेयर इज थिन एंड लेस डेंस। जो अपर एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे जो एयर की मात्रा होगी वो कम होगी, और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो होगा वो डेंस लेस डेंस होगा, मतलब कम घना होगा। और जब एयर कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर भी इसीलिए कम होगा। तो द प्रेशर एट सी लेवल इज हाईएस्ट एंड कीप्स डिक्रीजिंग रैपिडली विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ द मास अबव द पॉइंट वेयर इट इज मेजर्ड। तो जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, एयर का मास जो है कम होता जाएगा। जब एयर का मास कम होगा तो ऊपर जो है बढ़ने पर प्रेशर भी कम होता जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पीपल फील डिस्कम्फर्ट टू ब्रीथ व्हेन दे गो टू द प्लेसेस ऑफ हायर एल्टीट्यूड बिकॉज डिक्रीजिंग इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज एयर टू बिकम थिन। मतलब ये है कि जब एयर कम हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम होगी। जब ऑक्सीजन भी कम होगी तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है कम होता है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। अब ये बात होगी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम बात करेंगे कि हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, और यही हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो व्हेन द एयर गेट्स हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम्स लाइट एंड राइजेस वर्टिकली। एयर राइजेस द प्रेशर इट एक्सर्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज रिड्यूस। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर किस तरीके से मतलब चेंज होता है, अगर हमारा वर्टिकल हॉरिजेंटली देखते हैं और वर्टिकली देखते हैं। तो हॉरिजेंटली वेरिएशन ऑफ प्रेशर में देखें तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द सरफेस व्हिच कॉजेज द डिफरेंशियल एयर वॉल्यूम्स। मतलब ये है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंशियल हीटिंग पे करेगा, ठीक है। डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब ये है कि कहीं पर अगर ठंडा है, ठीक है, और कहीं पर अगर गर्म है, मान लो कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है, तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे जो है लो प्रेशर होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, और जहाँ टेम्परेचर आपका कम होगा वहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग पे डिपेंड करता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द प्रेशर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। सिंपल है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, इसको तो आप, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब यहाँ पे बात करें हम, दीज वेरिएशन आर हाईली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, दो द डायरेक्शन एंड स्पीड आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोइल फोर्स। मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है ये इससे ही डिसाइड होता है कि विंड की स्पीड कितनी होगी, विंड की डायरेक्शन क्या होगी। हालांकि विंड की डायरेक्शन जो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स और कोरिलियस फोर्स से भी अफेक्ट होती है, लेकिन जो मोस्टली स्पीड डिसाइड करता है वो हमारा प्रेशर जो ग्रेडियंट होती है, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। यानी डिफरेंशियल जो डिफरेंस इन प्रेशर जो होता है वो हमारा डिसाइड करता है कि इसकी डायरेक्शन और स्पीड क्या होगी। और ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर की तरफ तो जो है हमारी एक एवरेज
स्पीड होती है, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है 1 एमबी पर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन हाइट, मतलब जैसे ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम 10 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 एमबी जो 1 मिली बार जो है डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर में। ठीक है, ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब है। यहाँ पे हम देखें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज एनालाइज्ड बाय ड्राइंग आइसोबार्स। आइसोबार्स होती क्या है? लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर एट कांस्टेंट लेवल्स। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर का, उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं? बाय ड्राइंग आइसोबार्स। आइसोबार्स को ड्रॉ करके हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है प्रेशर यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब देखो आइसोबार्स क्या होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कई सारे प्लेसेस होते हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जहाँ जहाँ पर आपका प्रेशर सेम होगा उसको मिलाने वाली जो लाइन होंगी वो हमारी आइसोबार्स कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और डिस्पाइट हाई वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट देयर इज अ वीक अपवर्ड विंड, दिस इज बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट गेट वीकेंड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट हाई वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब हाई वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होने के बावजूद होता क्या है? देयर इज अ वीक अपवर्ड विंड, दिस इज बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट गेट्स वीकेंड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब होता क्या है कि ऊपर की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट होने के बावजूद, जैसे मान लो नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर की तरफ जाओगे तो लो प्रेशर मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? एक प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगी तो लेकिन होगा क्या? ऊपर की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट मिल रही है, नीचे की तरफ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण क्या होगा? इसका जो रिजल्टेंट जो कह सकते हो कि प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। तो अगला जो टॉपिक है वो है जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए यही हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा यही है, इसी के बारे में हमें पढ़ना और इसी से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में। तो देखिए अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन का मतलब होता है कि सर्कुलेशन कौन करता है? सर्कुलेशन क्या कौन करेगा? विंड करेगी। ठीक है, तो विंड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे पूरे अर्थ पर, वो हमारा क्या कहलाता है? जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जो है विंड का सर्कुलेशन होता कैसे है, कितने टाइप्स की विंड होती है, किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, तो यही चीज़ हमें स्टडी करनी है किसमें? जनरल सर्कुलेशन ऑफ द atmosphere. So the pattern of the movement of planetary winds such as easterlies, polar winds is called the general circulation of the atmosphere. तो ये ईस्टर्लीज क्या है, पोलर विंड्स क्या है, इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जो पैटर्न होता है मूवमेंट का, जो प्लेनेटरी विंड्स का, यानी जो हमारे प्लेनेट पे जो विंड चलती हैं उनका जो मूवमेंट का सर्कुलेशन होता है वो हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो अब हम बात कर लें कि प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं। तो प्लैनेटरी विंड्स दैट फ्लो थ्रूआउट द ईयर अलोंग द लैटिट्यूड ड्यू टू लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर इज कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स। अब देखो यहाँ पे ना थ्योरेटिकल आप समझ लीजिए, मैं डायग्राम से आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि किस तरीके से कि प्लैनेटरी विंड्स होती क्या हैं। तो प्लैनेटरी विंड्स क्या हैं? जैसे मान के चलिए, जैसे ये हमारी अर्थ है, अब ये हमारा इक्वेटर है। अब इस इक्वेटर पे होगा क्या? यहाँ पे जो है टेम्परेचर सबसे अधिक होता है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे है और यहाँ पर जो है एक साल में 2 बार सूर्य जो है इसके ऊपर सीधा चमकता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपको लो प्रेशर मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हाई प्रेशर मिलेगा। तो हाई क्योंकि यहाँ पोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुँच पाती हैं। तो होता क्या, कहीं यहाँ पे जो है प्रेशर के डिफरेंसेस होने की वजह से विंड्स यहाँ पे चलती हैं। कहाँ से कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी और यही जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है वही क्रिएट करता है हमारा प्रेशर डिफरेंसेस को और वही प्रेशर डिफरेंसेस बनाती हैं विंड्स को। और इसी तरीके से विंड्स हमारी फ्लो होती हैं पूरे प्लेनेट पे, इसीलिए इनको कह दिया प्लेनेटरी विंड्स। अब बात करें कि जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम 3 तरीकों से कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है हमारा प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्कुलेशन। तो प्राइमरी सर्कुलेशन जो होता है ये आपको वर्ल्ड वाइड मिलेगा, मतलब पूरे वर्ल्ड पे मिलेगा, पूरी पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे वेस्टर्ली विंड्स दैट डोमिनेट मिड लैटिट्यूड रीजन, आपको जो वेस्टर्ली विंड्स मिलेंगी वो मिड लैटिट्यूड रीजन पे मिलेंगी, जैसे लाइक नॉर्थ अमेरिका है और रशिया वाला रीजन है, कुछ यूरोप वाला रीजन है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगी क्या?
आपकी वेस्टर्ली विंड्स। और जो सेकेंडरी सर्कुलेशन होता है, सेकेंडरी सर्कुलेशन ये थोड़ा-सा एक रीजनल सर्कुलेशन होता है, कुछ रीजन्स में मिलता है। जैसे आपका जो मानसून है हमारा इंडिया का, ठीक है? वो मेनली आपका साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही देखने को मिलेगा। और फिर इससे और एक लो लेवल का होता है सर्कुलेशन, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी सर्कुलेशन, जो हमारी लोकल विंड्स होती है जितनी भी, जैसे आपकी एनाबैटिक कैटाबैटिक विंड्स हैं, ठीक है? तो जो जैसे आपका कह सकते हो कि लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, ये सब हमारी क्या होती है, लोकल्स विंड्स होती हैं, लोकल सर्कुलेशन होता है। इसको हम टर्शियरी सर्कुलेशन भी कह देते हैं, ठीक है? अब हम बात करें कि प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है, तो क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेशर है वो हर एक लैटिट्यूड पर अलग-अलग होता है। तो जब लैटिट्यूड पर प्रेशर जब अलग-अलग होता है, तो उस प्रेशर के अलग होने के कारण क्या होती हैं, प्रेशर बेल्ट बन जाती हैं। और प्रेशर बेल्ट कैसे बनती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या रोल इनका होता है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि फैक्टर अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली हम शुरुआत से बात करते हुए आ रहे हैं कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है, बिकॉज़ टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना प्रेशर जो होगा आपका कम होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। दिस इज़ बिकॉज़ विद द राइज इन टेम्परेचर द एयर गेट्स हीटेड अप एंड राइजेज़। तो होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद एयर जो है ऊपर उठ जाती है। ऊपर जब उठ जाती है तो यहाँ पर आपका स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो स्पेस जब क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही कम प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको प्रेशर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक? तो ये क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्सली रिलेशन होता है। अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड पे जाने पर भी क्या होगा, इनवर्सली रिलेट होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे उतना जो है एयर का मास होगा ऊपर कम होता जाएगा। जब एयर का मास कम होता जाएगा तो वहाँ पर जो है प्रेशर भी कम होता जाएगा एल्टीट्यूड पर। और कितना कम होता है कि मैंने बताया था, 10 मीटर जाने पर आपका लगभग 1 मिलीवाट जो है प्रेशर वो कम हो जाता है, ठीक है? वाटर वेपर भी अफ़ेक्ट करता है। देखो वाटर वेपर क्या है, जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा, ठीक है? उतना ही जो है कम वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है? तो इट्स कंसंट्रेशन अफ़ेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज़ लेस देन द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का वो कम होता है, किससे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर से। अब उसमें वाटर वेपर जो होती है वो क्या हो जाती है, इसीलिए वजह से लाइट होती है, बिकॉज़ जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, ठीक है? तो वाटर वेपर लाइट हो गई। जब वाटर वेपर लाइट होगी तो ये ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? इट कॉजेज रिड्यूस प्रेशर ऑफ ह्यूमिड एयर एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। मतलब अब जो ह्यूमिड एयर होगी वहाँ उसका जो कह सकते हो प्रेशर होगा वो कम होगा, और ड्राई एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ग्रेविटेशनल पुल भी अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। और ग्रेविटेशनल पुल अगर डिक्रीज हो गया तो उसका जो है प्रेशर भी वहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है? अर्थ रोटेशन भी क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, प्रेशर को, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द बल्क ऑफ द एयर एट द पोल्स इज थ्रोन अवे टुवर्ड द इक्वेटर। तो यहाँ पर जो हमारा देख सकते हो, अगर अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ रोटेशन के साथ में जो वहाँ की पोल्स की एयर होती है वो किसकी तरफ मूव करती है, वो मूव करती है इक्वेटर की तरफ। इसीलिए अर्थ का रोटेशन भी है जो प्रेशर को इफेक्ट करता है। अब हम बात कर लें फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड को जो पहला फैक्टर है वो है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, विंड की डायरेक्शन को तो इफेक्ट कर देगा। ध्यान रखना, कोरियोलिस फोर्स जो है विंड की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ विंड को इफेक्ट करता है। तो कोरियोलिस फोर्स इज एन अपरेंट फोर्स इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कोरियोलिस फोर्स जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है जो एक इमेजिनरी फोर्स कह सकते हो उसको, जो अर्थ जब रोटेट करती है तो उसके कारण से जो फोर्स उत्पन्न होता है वो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है?
अबाउट इट्स एक्सिस इट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये डायरेक्शन जो है विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, बट ये उसकी स्पीड को अफेक्ट नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है डिफ्लेक्ट करता है विंड की डायरेक्शन को राइट में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट करता है विंड की डायरेक्शन को लेफ्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। The Coriolis force is directly proportional to the angle of latitude and hence maximum at 90 degree and absent at 0। देखो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट से पॉइंट को बना करके यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है हमारा, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट, ऑप्शन दे देगा, एट पोल्स, एट इक्वेटर, एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से आपको बताना है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पोल्स पे, और एब्सेंट होता है कहाँ पर, इक्वेटर पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कोरियोलिस फोर्स को। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आपकी डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, राइट में डिफ्लेक्ट करेगा एयर को। अगर विंड की डायरेक्शन आपकी ये वाली है तो ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी राइट में, इस तरीके से राइट में डिफ्लेक्ट करेगा विंड को, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट भी चेंज होता रहता है हमारा, ठीक है। अगर हम इस तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये हमारा लेफ्ट राइट होगा, और हम इस तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये हमारा राइट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कोरियोलिस फोर्स विंड की डायरेक्शन को हमेशा राइट में डिफ्लेक्ट करता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स विंड की डायरेक्शन को हमेशा लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर हम इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा विंड को, और इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो ये हमारा लेफ्ट होगा, तो इस तरफ जो है डिफ्लेक्ट कर देगा विंड को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है कि ये हमारा क्रिएट होता है ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ मान के चलिए यहाँ पर आपका है हाई प्रेशर और यहाँ पर आपका है लो प्रेशर, तो विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इसी प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कह देते हैं, ठीक है। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगता है जिसमें कि विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और इसी फोर्स को हम कह देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे मान के चलिए हाई प्रेशर और ये है आपका लो प्रेशर, ठीक है। ये मान के चलिए ये आपका हाई प्रेशर है और ये आपका लो प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो हाई है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा इससे होगा क्या, इससे जो हमारे आइसोबार्स होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, ठीक है। तो जब क्लोज होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो हाई हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट मान लो आ गया, मान के चलिए ये आ गया आपका 1020 बार का, ठीक है। ऊपर जो आ गया आपका 1018, फिर आ गया आपका 1016। तो यहाँ पर जो प्रेशर जो आइसोबार्स है यहाँ बिल्कुल पास पास है। अगर आइसोबार्स पास पास होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो आपकी बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर हमारे जैसे एक यहाँ पर 1020 बार का है और एक हमारा यहाँ पर है 1010 बार का, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इनके बीच की डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो गई। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर है वीक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। फिर आपका एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका अफेक्ट करेगा किसको, स्पीड ऑफ द विंड को, विंड की स्पीड को जो है अफेक्ट करता है। क्योंकि जो हमारी विंड होती है वो सरफेस के पास जो फ्लो होती हैं उन विंड पे क्या होता है आपका कोरियल फोर्स तो वर्क करता ही है, इसके अलावा सर फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा वर्क करता है जो कि विंड की स्पीड को घटा देता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे सरफेस से, वहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ आपको फ्रिक्शनल फोर्स कम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इट इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस, जो कि मैंने आपको बताया कि सरफेस के पास में ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो आपका कम हो जाता है। और जो है
ये लगभग जो है 1 से लेके 3 किलोमीटर तक की ऊँचाई तक पाया जाता है। इससे ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका ये बहुत मिनिमम हो जाता है, ठीक है? अब देखो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स भी यहाँ पे वर्क करता है। सेंट्रीपिटल फ़ोर्स जो है जैसे अर्थ हमारी एक एक तरीके से राउंड घूमती है ना, राउंड घूमने की वज़ह से सेंट्रीपिटल फ़ोर्स भी हमारा इफ़ेक्ट करता है किसको? विंड की स्पीड को या विंड की डायरेक्शन को, ठीक है? तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रेशर एंड विंड। अब देखो प्रेशर एंड विंड में क्या होता है कि यहाँ हम बात करेंगे कि प्रेशर विंड की डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है और प्रेशर विंड की वेलोसिटी या स्पीड को कैसे चेंज करता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर आपको 1008 मिलीबार का प्रेशर दिख रहा है, 1004 का और 1000 का प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएँ तो यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन की तरफ प्रेशर यहाँ पर घट रहा है। यहाँ पे 1008 है, यहाँ पे 1004 है, यहाँ पे 1000 है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे जो है लो प्रेशर होगा। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है देखो लो प्रेशर और ये हमारा हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन जो होगी विंड की, वो विंड जो है इस तरीके से मूव करेगी। इस तरीके से विंड यहाँ पर मूव करेगी, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर मूव करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें दिखाया भी गया है डायग्राम में, समझो इसको कि यहाँ पे इस तरीके से ये जो है मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक? अब यहाँ पर है क्या? अब यहाँ पे 2 फ़ोर्स यहाँ पे और काम करेंगे। एक तो काम करेगा कोरियोलिस फ़ोर्स काम करेगा, दूसरा फ्रिक्शनल फ़ोर्स काम करेगा। तो कोरियोलिस फ़ोर्स जो है, वो आपका काम करता है, कैसे काम करता है कि जिस डायरेक्शन में विंड होती है, उस डायरेक्शन के या तो लेफ्ट में वर्क करेगा या तो राइट में वर्क करेगा। अगर ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये राइट में इसको मोड़ने का प्रयास करेगा और अगर ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये लेफ्ट में वर्क करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इस तरीके से समझो इसको। जैसे मान के चलो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर ये हमारा हाई प्रेशर है और ये हमारा मान के चलो लो प्रेशर है। तो इस तरीके से विंड यहाँ पे मूव करेगी। तो इस तरीके से विंड मूव करेगी तो हमारा जो कोरियोलिस फ़ोर्स होगा वो इसको इस तरफ मूव करवाएगा। ठीक है? इस तरफ यहाँ पे मूव करवाएगा। ऐसे ही तो ये क्या होगी, विंड जो है वो किस तरफ मुड़ जाएगी, तो विंड हमारी जो है थोड़ी-सी इस तरफ मुड़ जाएगी। जब विंड हमारी इस तरफ मुड़ जाएगी तो हमारा कोरियोलिस फ़ोर्स इस तरीके से इसको इस तरीके से मोड़ेगा। फिर ये आगे और इस तरीके से मुड़ जाएगी तो हमारा कोरियोलिस फ़ोर्स इस तरीके से इसको ये फ़ोर्स लगाएगा। जब ये और इस तरीके से हो जाएगी तो फाइनली हमारा जो फ़ोर्स है वो इस तरीके से, जो कोरियोलिस फ़ोर्स है इस तरीके से लगेगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर जो पहले प्रेशर ग्रेडिएंट थी, यानी विंड हमारी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में और ये हमारा क्या था, ये हमारा कोरियोलिस फ़ोर्स था। तो इसने क्या किया, विंड को डिफ्लेक्ट कर दिया राइट में। जब ये विंड राइट में डिफ्लेक्ट हो गई तो ये कोरियोलिस फ़ोर्स और डिफ्लेक्ट करेगा राइट में। जब ये और राइट में डिफ्लेक्ट हो गई तो कोरियोलिस फ़ोर्स और डिफ्लेक्ट करेगा और इस तरीके से फाइनली विंड जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और यहाँ पे जो है आपका कोरियोलिस फ़ोर्स इसके परपेंडिकुलर लगने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो विंड होगी फाइनली परपेंडिकुलर हो गई, मतलब यानी आइसोबार्स के पैरेलल हो गई। ये हमारी क्या है, ये हमारी आइसोबार्स होती है। ये सीधी लाइन जो होती है हमारी आइसोबार्स होती हैं। तो आइसोबार्स के जो हमारी पैरेलल हो गई और कोरियोलिस फ़ोर्स जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे लग रहा है और जो पैरेलल जब हो जाती हैं तो इसी विंड को हम कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड। ठीक है? जब हमारी विंड की डायरेक्शन आइसोबार के पैरेलल हो जाती है तो उसको हम जियोस्ट्रोफिक विंड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फ़ोर्स और लगता है, फ्रिक्शनल फ़ोर्स। लेकिन फ्रिक्शनल फ़ोर्स यहाँ पे होता क्या है, ज़ीरो होता है, नगण्य होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है विंड जो है किस तरीके से फ्लो होती है, आइसोबार्स के पैरेलल फ्लो होती है। ये हम बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, ये हम अपने अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सरफेस की बात नहीं है, सरफेस पे तो आपका फ्रिक्शनल फ़ोर्स लगेगा और सरफेस पे विंड आपकी इस तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है? लेकिन ये अपर जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे जो है आपका फ्रिक्शनल फ़ोर्स 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड पाई जाती है। कहाँ? अपर एटमॉस्फेयर में जियोस्ट्रोफिक विंड यहाँ पर पाई जाती है। आगे हम बात करें, द विंड एट द अपर एटमॉस्फेयर 2 to 3 किलोमीटर अबव इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ग्रेडिएंट एंड द कोरियोलिस फ़ोर्स। तो वहाँ पे केवल 2 फ़ोर्स वर्क कर रहे थे। एक तो आपका प्रेशर ग्रेडिएंट फ़ोर्स था और एक आपका कोरियोलिस फ़ोर्स था। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये देखिए, ये हम जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपका क्या है? ये आपका प्रेशर ग्रेडिएंट फ़ोर्स है और ये आपका कोरियोलिस फ़ोर्स है। ये आपका प्रेशर ग्रेडिएंट फ़ोर्स है, ये आपका कोरियोलिस फ़ोर्स है। ठीक है? और ये आपका पीजीएफ है, ये आपका कोट सीएफ है, ये आपका पीजीएफ है, ये आपका सीएफ है। ठीक है? तो इस तरीके से ये आपकी जो विंड हो गई, ये आपकी विंड जब आइसोबार के पैरेलल हो जाए तो उसको हम जियोस्ट्रोफिक विंड कह देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पर आपके 2 फोर्स ही वर्क कर रहे थे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और आपका कोरियल फोर्स वर्क कर रहे थे। व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन एंड आइसोबार्स आर स्ट्रेट, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स and the resultant wind blow parallel to the isobars and wind is called geostrophic wind। ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो अब हम बात कर लें कि विंड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देखो, विंड का सर्कुलेशन डिपेंड करता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान के चलिए विंड का सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर हो रहा है तो उसको हम कह देंगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और अगर विंड का सर्कुलेशन अराउंड द हाई प्रेशर हो रहा है तो उसको हम कह देंगे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, मतलब लो प्रेशर के अराउंड सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे एयर ऊपर की तरफ उठ रही है। एयर जब ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर हो रहा है, तो लो प्रेशर के अराउंड में सर्कुलेशन होगा तो ये हमारा कहलाएगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और यहाँ पे एयर जो है सबसाइड कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन होगा यहाँ बन जाएगा आपका हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के चारों ओर जो सर्कुलेशन होगा एयर का वो कहलाएगा आपका एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो अब हम बात करेंगे कि जो पैटर्न है प्लैनेटरी विंड्स का वो किस पे डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पहला फैक्टर है आपका लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। तो आपको जैसे पता है कि जो हमारा लैटिट्यूडनल वेरिएशन है वहाँ पे अलग-अलग अमाउंट पे सन की हीट प्राप्त होती है। जैसे हमारी इक्वेटर पे ज़्यादा प्राप्त होती है, अगर हम पोल्स की तरफ जाएँगे तो हीट की मात्रा हमें कम प्राप्त होती है। तो इस तरीके से देखोगे तो जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर आपको ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। तो यहाँ पे एयर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। जब हीट हो जाएगी तो वो लाइट हो जाएगी। जब लाइट हो जाती है तो वहाँ पर वो राइज करती है, और राइज होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर ये हमारा रीजन मान के चलो, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है। और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये आपका मान के चलो 5 डिग्री है, ये आपका 5 डिग्री मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब हीट यहाँ प्राप्त होगी, जब हीट प्राप्त होगी यहाँ पर, तो एयर गर्म होगी, एयर गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। जब एयर गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी तो होगा क्या, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन गया। अब ऊपर उठेगी तो उठ करके यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा ना, तो वॉइड जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आपका लो प्रेशर बन गया है, और यहाँ पर आपका जो शांत क्षेत्र है उसको उन्होंने क्या कह दिया, कोल्ड कह दिया। तो ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात रखो, ध्यान रखो कि जो जहाँ पे हीट ज़्यादा प्राप्त होगी वहाँ पे आपको लो प्रेशर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। अब इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपकी कई सारी प्रेशर बेल्ट्स निकल के आएंगी ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगला जो है वो है इमरजेंसी ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो देखो प्रेशर बेल्ट्स की इमरजेंसी क्या होता है कि वहाँ पर आपकी प्लैनेटरी विंड्स बनेंगी, ठीक है। जब प्रेशर में चेंज होगा तो वहाँ पे आपकी प्लैनेटरी विंड्स भी बनेंगी, ठीक। फिर अगला है माइग्रेशन एंड प्रेशर बेल्ट्स फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ द सन। ड्यू टू द अपरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन प्रेशर बेल्ट्स आल्सो शिफ्टेड, इट इज कॉजेज द शिफ्ट इन द प्लैनेटरी विंड्स एज वेल। तो देखो ये सब चीज़ें ना अभी आपको आगे समझ में आएंगी कि जैसे ही हमारा जो सन की पोजीशन चेंज होती है, वैसे ही हमारी जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं उनके भी पोजीशन जो है चेंज होती जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, और ये भी आपका इफेक्ट करता है कि आपको पता है कि लैंड जो होती है वो जल्दी हीट होती है, जल्दी ठंडी होती है। सन जो है देर से हीट सॉरी ओशियन जो है देर से हीट होता है और देर से ठंडा होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी आपको प्रेशर का वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ द अर्थ है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सारे अफेक्ट करते हैं किसको, ये सारे अफेक्ट करते हैं पैटर्न ऑफ द विंड को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट में आपको देखोगे यहाँ पे तो कई प्रकार की बेल्ट होती है। मेजरली देखा जाए तो यहाँ पर आपको 7 टाइप्स की प्रेशर बेल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी बेल्ट है, मैं आपको डायग्राम्स में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो मेजरली 7 टाइप्स की प्रेशर बेल्ट होती हैं। तो जो पहली प्रेशर बेल्ट है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर है आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर आपकी है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो ये तो आपकी मिडिल वाली होगी, ऊपर 3 होंगे, नीचे भी 3 होंगे। इस तरीके से टोटल जो हो गई आपकी 7 टाइप्स की प्रेशर बेल्ट यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम एक-एक करके सबके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेशर बेल्ट में भी आपकी जो 2 बेल्ट होती हैं, ठीक है। मतलब हम केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी देखोगे ये आपकी एक हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट,
और ये सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये हो गई सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ये होगी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो जो आपकी इसमें 4 बेल्ट दिख रही है ना, इनमें से जो 2 बेल्ट्स होती हैं वो होती हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट और 2 होती हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो देखो थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? जो ड्यू टू द टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, टेम्परेचर चेंज से अफेक्ट होती है। जैसे आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। ये जो बेल्ट्स होती हैं ये आपकी टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती हैं, ठीक है? टेम्परेचर चेंज की वजह से बनती हैं। और कुछ जो 2 बेल्ट होती हैं वो आपकी डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट होती हैं, जो अर्थ के रोटेशन से और कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपकी बनती हैं। जैसे आपकी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और सब पोलर यहाँ पे आएगा लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है? ये आपकी होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, ठीक? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लें कि एक-एक करके बात करेंगे। तो पहली जो बेल्ट आती है हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आती है। तो ये आपको मिलेगी 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहीं-कहीं पे आपको 0 से 5 डिग्री भी दिखेगा तो वो भी आपका सही आपका माना जाएगा। ये थर्मली इंड्यूस्ड होती हैं बाय द हीटिंग ऑफ द सन, ठीक है? तो वही प्रोसीजर है कि यहाँ से एयर जो होगी ये हीट होगी तो लाइटर होके ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, तो यहाँ पर जब लो प्रेशर बन जाएगा तो लो प्रेशर बनने की वजह से होगा क्या? आस-पास की विंड्स जो है इस लो प्रेशर वाले एरिया में आएँगी और यहाँ पे कन्वर्ज होंगी। तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है? अब देखो वर्टिकल एयर करंट्स एक्सपीरियंस एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीटिंग बाय द सन। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकल यहाँ पे आपको करंट्स मिलेंगी, वर्टिकल एयर का मूवमेंट यहाँ पे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिखता है, हालांकि जो ट्रेड विंड्स होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टली उसको जो हमारा स्पेस क्रिएट होता है, जो वाइड क्रिएट होता है गर्म विंड के ऊपर उठने से, तो उसको आकर के भरती हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम वहाँ पे उसको ट्रेड विंड्स कहेंगे, ठीक है? लेकिन जो कुछ एरिया होता है इनके बीच का, वो एरिया हमेशा शांत रहता है, उसको एरिया को कहा जाता है डोल्ट्रम्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पर इट इज कॉल्ड एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये जो आईटीसीजेड के बारे में आगे हम समझेंगे कि व्हाट इज आईटीसीजेड, कि कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है, ठीक है? अब हम बात कर लें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये आपकी 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ये आपकी 35 डिग्री नॉर्थ जो है पाई जाती हैं। ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, ठीक है? ये जो बेल्ट होती है ये डायनामिकली इंड्यूस्ड बेल्ट होती है। ये किसके कारण बनती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग राइजिंग एयर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। अब आपको पता है कि जो इक्वेटर से जो भी एयर राइज हुई थी वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण वो पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट होकर के, लेकिन ये पोल्स की तरफ नहीं पहुंचती बिकॉज वहीं पर भी वो क्या होती है? ठंडी होकर के 30 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास क्या होती है? वो नीचे की तरफ सिंक करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सिंक करना स्टार्ट हो जाती है। और जो डिसेंडिंग एयर होती है वो वहाँ पर क्या कर देती है? एक हाई प्रेशर को क्रिएट कर देती है, ठीक है? 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के आसपास, ठीक है? तो फ्रॉम दिस हाई प्रेशर जोन विंड स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड हेडली साइकिल। तो यहाँ पर इस डायग्राम से समझते हैं हम। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपका इक्वेटर वाला एरिया है, 0 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया है। तो यहाँ पर होता क्या है? जैसे यहाँ पे हीटिंग हुई, हीटिंग होकर के यहाँ पे एयर जो है ऊपर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ उठने के बाद में यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया रहेगा, बीच वाला एरिया, ये बिल्कुल शांत एरिया रहता है, ठीक है? यहाँ पर जो है शांत एरिया रहता है। इसको हम कहते हैं ITCZ, ठीक है? इसको हम ITCZ कहते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी विंड नहीं मिलेगी, ठीक? यहाँ से क्योंकि विंड ऊपर की तरफ उठ रही है तो यह आपका एरिया शांत होता है, कोई भी विंड नहीं मिलती है, हॉरिजॉन्टल विंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? अब ये ऊपर की तरफ उठती है तो यहाँ पर आपको ये टॉप अपोज है, टॉप अपोज से ऊपर की तरफ तो विंड जा ही नहीं सकती। तो होता क्या? अब यहाँ पर उठने के बाद में जब अर्थ की रोटेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? एक फोर्स डेवलप होता है, जो आपका फोर्स डेवलप होता है, जो क्या करेगा? जो आपकी एयर को डिफ्लेक्ट कर देगा पोल्स की तरफ। तो ये पोल्स की तरफ बढ़ने लगेगी, पोल्स की तरफ बढ़ते हुए जब आएगी ये एयर, ठीक है? तो होगा क्या? यहाँ पर आने के बाद तो 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास वो आपकी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में जो एयर होती है वो श्रिंक होती है, मतलब श्रिंक मतलब
कि वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आकर के यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगी, हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी। और यहाँ पे तो लो प्रेशर पहले से ही था, अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इस तरीके से विंड जो है इस तरफ मूव करने लगेगी, इक्वेटर की तरफ हॉरिजेंटली मूव करने लगेगी। और इन्हीं हॉरिजेंटली मूव जो विंड होती है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, ट्रेड विंड कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कह देते हैं। और ऐसे ही आपका सेम प्रोसेस जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो विंड यहाँ पे आकर के यहाँ पे कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज करके अगेन वो ऊपर की तरफ उठेंगी। तो एक तरीके से ये एक साइकिल बन जाएगी। और इस साइकिल को सबसे पहले जो डेवलप किया था वो हेडली ने किया था, तो इसीलिए इसको हम कह देते हैं हेडली सेल। अगला जो टॉपिक है वो है एजोर्स हाई। अब देखो एजोर्स हाई क्या होता है। अब एजोर्स का मतलब होता है, एजोर्स एक आइलैंड है, आइलैंड आपको मिलेगा, ये आप जब स्पेन देखोगे, स्पेन और पोर्टुगल के आपके लेफ्ट में ये पड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में एक एजोर्स जो है आइलैंड पड़ता है, तो वहाँ पर जो है हाई प्रेशर की जो स्थिति होती है उसको हम एजोर्स हाई कह देते हैं। एजोर्स हाई जो है बेसिकली रिलेट करता है हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर का मतलब हो गया एसोसिएटेड विद द एंटी साइक्लोनिक विंड्स, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इस हाई प्रेशर से होता क्या है कि जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो एंटी साइक्लोनिक विंड्स बनेंगी। एंटी साइक्लोनिक विंड्स का मतलब होता है कि वहाँ पे ना तो बारिश होगी और आपका ना ही कोई भी जो मौसमी घटनाएं हैं वहाँ पर आपकी जीरो हो जाएंगी, बारिश वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब इफेक्ट्स ऑफ एजोर्स हाई का से हो क्या रहा है। अब देखो ये किसके कारण होता है, ये आपका कारण ये होता है आपका हेडली सेल में मिलेगा। ये किस में मिलेगा, हेडली सेल में, क्योंकि ये आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ के आसपास आपका मिलता है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अब इसके कारण आपकी जो आपका आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला जो है आपका कहाँ मिलेगा, जो आपका पोर्टुगल वाला रीजन है, जो स्पेन वाला रीजन है, उसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी बारिश की मात्रा कम हो गई है। बारिश की मात्रा कम होने की वजह से वहाँ पे जो आपकी खेती होती है या आपकी अदर जो एक्टिविटीज होती है उन पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रीजन क्या है इसके, एजोर्स हाई का रीजन है ड्यू टू द जो है ग्रीन हाउसेस और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है एजोर्स हाई वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है। हॉर्स लैटिट्यूड का मतलब ये है जो 30 डिग्री जो है नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है वहाँ पर आपकी जो विंड्स है वहाँ पे देखा होगा आपने, सिंक करती है। सिंक होने की वजह से जैसे वहाँ पे जो शिप निकलते थे, शिप निकलती थी तो वहाँ पर एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ आती थी, तो वहाँ पर जो है शिप को आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। तो वहाँ पे जो हॉर्सेज होते थे, हॉर्सेज को नीचे पानी में फेंक दिया जाता था। जो शिप पे हॉर्सेज हुआ करते थे तो पानी के नीचे फेंक दिया जाता था समुद्र में, तो जिससे कि वो हमारा शिप जो है आगे बढ़ सके। इसीलिए वहाँ उस अक्षांश को जो है हमने कह दिया 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड को हमने कह दिया हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ITC जो हो गया, CZ हो गया, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ का जो होता है उसको हम कह देते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक, अगला अगला हम देखें तो ये हमारा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो होती है वो भी रिड्यूस होती है ड्यू टू द डायनामिक रीजन। ठीक है, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम 60 to 65 डिग्री इन बोथ नॉर्थ एंड सदर्न रीजन। ये जो है 60 से 65 के बीच में होती है और ये आपकी एक लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको देखते हो यहाँ पर जैसे ये आपका है सब पोलर लो प्रेशर वाला रीजन होता है। यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में विंड्स आती हैं और एक विंड्स आपकी किस तरफ से आती हैं और एक विंड्स आपकी यहाँ से इस तरफ की जाती है, क्योंकि ये आपका हाई प्रेशर या आपका लो प्रेशर है तो इस तरफ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, विंड का कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होकर के विंड ऊपर की तरफ उठेगी। तो ऊपर की तरफ जब उठेगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका जो था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 से 35 था और ये 60 से 65 तक का यहाँ पर मान सकते हो। ठीक है, ठीक, तो ये आपका यहाँ पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, लो प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पर जो है कन्वर्जेंस होता है विंड्स का फ्रॉम सब ट्रॉपिक्स, जो सब ट्रॉपिक्स से इस तरफ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से आपकी इस तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे विंड जो है विंड का कन्वर्जेंस यहाँ पर हो जाता है। ठीक, तो दिस कन्वर्जेंस ऑफ एयर क्रिएटेड सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है, द राइजिंग एयर फ्रॉम दिस जोन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पोल्स
as well as towards the subtropical pressure where they descend. This complete the cycle known as Ferrel cell. अब देखो फेरल सेल को हम यहाँ पे समझते हैं, व्हाट इज फेरल सेल। जैसे मान के चलो ये आपका है 0 डिग्री वाला एरिया, ये आपका है 30 वाला और ये आपका है 60 वाला। ठीक है, ये आपका 30 है और ये आपका 60 वाला एरिया है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, यहाँ से अगर आपकी विंड यहाँ से उठती है ऊपर की तरफ, बिकॉज यहाँ पे आपकी सन हीट जो है ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वो इस तरफ मूव कर जाती है। क्यों मूव कर जाती है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे ठंडी होकर के 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे सिंक कर जाती है। तो ये आपका जो सेल बनता है, ये आपका बनता है हेडली सेल। ठीक है, हेडली सेल बनता है। और यहाँ से जो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी एयर चलती है, जिसको हम कह देते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे इस तरफ आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इधर ले लेता हूँ, ये आपका है 90 डिग्री। यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है, बिकॉज ये आपका ठंडा एरिया होता है। तो यहाँ से इस तरफ की तरफ विंड मूव करेगी और यहाँ से इस तरफ विंड मूव करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, विंड, ये दोनों विंड कन्वर्ज कर जाएंगे, क्योंकि ये आपका लो प्रेशर वाला एरिया होता है। कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज होकर के अब ये ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, कन्वर्ज होकर के ऊपर की तरफ जाएंगी। अब जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो होगा क्या, ट्रोपोपॉज के आसपास आकर के ये फिर से इस तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, इस तरफ मुड़ गई, और इस तरफ मुड़ने के बाद में यहाँ पर भी आकर के ये ठंडी होकर के नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो सेल बनेगा, ये वाला जो सेल बनेगा, इसको हम कहेंगे फेरल सेल। फेरल सेल। और यहाँ पे आप देखो हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो यहाँ से जो विंड चलेंगी इस तरफ, इसकी इस तरफ, तो इसको हम कहेंगे वेस्टर्ली विंड्स। क्या कहेंगे? वेस्टर्ली विंड, या इसको हम कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे ये जो एयर ऊपर की तरफ उठी है, ये वाली जो है इस तरफ मुड़ जाएगी और ये पोल्स पे आकर के सबसाइड कर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोलर सेल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है। अब हमारी लास्ट बेल्ट जो बची है वो है हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या होती है, तो देखो यहाँ पर क्या, हाई प्रेशर इज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर नियर टू द पोल। क्योंकि पोल हमारे ठंडे होते हैं तो वहाँ पर आपको हाई प्रेशर मिलेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर विच कंप्रेसेस द एयर एंड हेंस इंक्रीजेज द डेंसिटी। तो वहाँ पे क्या होती है, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एयर ठंडी होती है, एयर ठंडी होकर कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। Apart from this, sinking of air blowing from the subpolar low also contribute to the high pressure zone। और इसके अलावा जो मैंने बताया था अभी आपको कि जो आपकी सब पोलर लो प्रेशर जोन से जो ऊपर उठ के जो विंड वहाँ पे आके सिंक होती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है। द हाई प्रेशर इज एक्सपीरियंस मोर ओवर द लैंड एरिया ओवर द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशन, बिकॉज जो हमारा लैंड एरिया होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है मतलब मोर देन ओशियन से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने यहाँ पर भी आपको एक सेल बनती है, यहाँ पे कौन सेल बनती है, यहाँ पर आपकी पोलर सेल बनती है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। देखो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि जैसे हमारा सन जो है मई या जून के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा होता है, और अगर हम देखें नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास जो है सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड कितना है, 23.5 डिग्री टुवर्ड्स द मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो होता है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब सन चमकता है, उसके ऊपर जब चमकता है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी जो ITCZ भी उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब ITCZ भी थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हमारी प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट जो होती है 5 डिग्री नॉर्थवर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इफ द सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो हमारी 5 डिग्री नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है प्रेशर बेल्ट, और 5 डिग्री साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती है अगर हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये आपकी न्यूट्रल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है मार्च एंड सितंबर की, ये आपकी समर वाली पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि जो ट्रेड विंड्स हैं, जो इस तरफ आ रही थी, अब थोड़ी-सी ऊपर की तरफ देखो ट्रेड विंड्स यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। वेस्टर्लीज़ ये थी, तो अब थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है वेस्टर्लीज़, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक? ऐसे ही आप विंटर में देख लोगे, तो विंटर में देखो जो हमारी ट्रेड विंड्स वाली जो थी एरिया था, वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है और जो हमारा वेस्टर्ली वाला एरिया था वेस्टर्ली विंड्स थी, वो भी हमारी नीचे की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस